ये सारे के सारे कौन थे? क्षण क्या है? एक दृढ़ पिंड। वृत्ताकार चक्ति क्या है? एक दृढ़ पिंड। और हमने टॉपिक क्या शुरू किया था? दृढ़ पिंड लोलक, किसी दृढ़ पिंड की कोणीय सरलावत गति, है ना? तो यहां पे पढ़ रहे हैं हम लोग दृढ़ पिंड लोलक यानी कि कंपाउंड पेंडुलम, राइट? अब हम आगे की बात करते हैं, सुनो जरा, समझो। ये एक दृढ़ पिंड है, किसी भी आकार अथवा आकृति का हो सकता है। ये इसका निलंबन बिंदु, यानी कि यहां से इसको किलकित किया गया है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इस सब को मैंने कुछ कोणीय विस्थापन देकर छोड़ दिया है। ये ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। ये निलंबन बिंदु है। निलंबन बिंदु को S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, S मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इसको C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास। ये तीसरा बिंदु क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी पता नहीं है, राइट? कितना कोणीय विस्थापन दिया है साहब आपने? थीटा। इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, और इस पे mg लगेगा तो ये सरल रेखा, ये कोण कितना हो जाएगा जी? थीटा। यस, ओके। ये इस रेखा को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये कोण भी कितना होगा जी? थीटा। मैं निलंबन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी को मैंने स्मॉल l मान लिया है। क्या मान लिया है? स्मॉल l, राइट? निलंबन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी l मानी है, ठीक है जी। तो इस पे भार कहां लगेगा? द्रव्यमान केंद्र पे कितना? mg। और ये mg की क्रिया रेखा है क्या? बल की क्रिया रेखा है क्या? हाँ। तो ये दूरी जो होगी ये क्या होगी? घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी जो कितनी हो जाएगी? l sin थीटा। ये l, ये लंब, ये कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा? l sin थीटा, राइट? तो मैं यहां निकाल रहा हूं प्रत्यानयन बलाघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी यानी कि आघूर्ण भुजा। बल कितना है? भार के बराबर यानी कि mg, और आघूर्ण भुजा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी? l sin थीटा। थीटा अत्यल्प है। अत्यल्प का मतलब थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 डिग्री। तो उसके लिए आपके पास साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना? तो आप क्या लिखेंगे? प्रत्यानयन बलाघूर्ण बराबर माइनस का mgl इंटू थीटा। अब तो बहुत बार कर चुके हैं काम, अब तो समझ में आ ही रहा होगा, राइट? इस प्रत्यानयन बलाघूर्ण को तुलना करेंगे माइनस में c थीटा से, तो आपके पास कोणीय SHM यानी कि सरलावत गति का मरोड़ी नियतांक यानी कि टॉर्जनल कांस्टेंट कितना आ जाएगा? C इक्वल्स टू mgl। बोलिए बात सही है क्या? एक बात। दूसरी बात, ये जो दृढ़ पिंड आपने बनाया था जी, ठीक है जी, ये इसका कौन था? सेंटर ऑफ मास। आपने निलंबित कहां से किया है? S से, ठीक है जी। हम किसी भी इसका जड़त्वाघूर्ण लिखना है, जड़त्वाघूर्ण बराबर क्या लिखा जा सकता है? I बराबर IC प्लस mh स्क्वायर। I बराबर द्रव्यमान केंद्र से पारित और लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण को मैं मान लेता हूं कितना? mk स्क्वायर। याद आया क्या कुछ? k कौन है यहां पे? घूर्णन त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन। याद आया? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आप I को लिखा आपने mk स्क्वायर और m h निलंबन बिंदु और द्रव्यमान केंद्र की मध्य की दूरी को आपने क्या लिया था? l। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये द्रव्यमान केंद्र से इस अक्ष की, इस अक्ष से इस अक्ष की लंबवत दूरी कितनी है? l। तो आपने लिखा ml स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर ये वृत्ताकार चक्ति होती
तो k की वैल्यू कितनी हो जाती है r/√2 गुणन त्रिज्या जड़ता गुण कितना होता है द्रव्यमान केंद्र से पारितक्ष के सापेक्ष mr²/2, तो k² कितना होता है r²/2 और ये l की वैल्यू कितनी थी r, तो ये mr²/2 प्लस ये mr² तो कितना हो जाता है 3/2 mr², हाँ या ना। पर अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। तब आप यहां पे आवर्तकाल द्रव्यपिंड का आवर्तकाल क्या सूत्र पढ़ाया था 2 पाई अंडर रूट में I अपॉन सी। तो T इक्वल्स टू आप लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट में आई रे आई, हाँ जी बोलो, I की वैल्यू आपके पास है m k² प्लस l² और C का मान आपके पास है m g l। एक m से एक m कैंसिल कर दिया और तो आवर्तकाल लिखेंगे आप 2 पाई अंडर रूट में, नीचे सिर्फ g लिखना चाहता हूं, सिर्फ g लिखना चाहता हूं तो इन दोनों को किससे क्या करना पड़ेगा l से भाग देना पड़ेगा। तो एक तो आएगा k²/l और एक आएगा l। यस फिर से बोलता हूं t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में l प्लस k²/l अपॉन g, ये इसका आवर्तकाल आ जाएगा। ठीक है जी। और यदि इसकी तुलना कर लूं 2 पाई अंडर रूट में L0 अपॉन g से, इससे सिर्फ तुलना कर रहा हूं, ये क्या था एक सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल था कि नहीं था। तो तुलना करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा L0 बराबर L प्लस k²/l। इसको मैं कह रहा हूं दृढ़ सरल लोलक की दृढ़ पिंड के तुल्य लंबाई। नहीं समझे, ये तो आपको पता पड़ ही रहा है कि ये बिंदु निलंबन बिंदु, ये द्रव्यमान केंद्र और यहां से यहां तक की दूरी L। इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ और जोड़ा, कितना जोड़ा k²/l जोड़ा, तो ये एक बिंदु आया। अगर इसके तुल्य ये दृढ़ पिंड ना होता और एक ये सिंपल पेंडुलम होता तो उसका द्रव्यमान कहां पर होता, यहां पर होता। तो ये जो कुल लंबाई होती है कितनी होती L0 होती। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस दृढ़ पिंड का ये वाला जो बिंदु है ये इसका दोलन बिंदु है, दोलन बिंदु, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। बोली बात समझ में आई क्या। दोलन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है, यानी कि निलंबन बिंदु से दोलन बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो किसी इतने ही आवर्तकाल वाले सरल लोलक की लंबाई के बराबर है। निलंबन बिंदु से दोलन बिंदु की दूरी इतने ही आवर्तकाल वाले सरल लोलक की कुल लंबाई के बराबर है। बोली बात समझ में आई। तो यहां पे जो मैंने कहा था कि ये बिंदु कौन है इसका पता नहीं, तो इसको मैं अब क्या लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। ये क्या था निलंबन बिंदु, ये क्या था द्रव्यमान केंद्र, ये कौन हो गया पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। ये क्या था निलंबन बिंदु S, ये कौन था द्रव्यमान केंद्र C और ये कौन हो गया पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन यानी कि O। बोलिए बात क्लियर है, नहीं समझे, समझाने की कोशिश करता हूं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, इस दृढ़ पिंड को यहां से निलंबित किया गया, तो ये निलंबित बिंदु है जिसको हम S से लिख रहे हैं। ये इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है जिसको हम C से लिख रहे हैं, और ये इसको माना गया है दोलन बिंदु, क्योंकि इस दृढ़ पिंड के दोलन का जो आवर्तकाल आया वो L0 लंबाई के सरल लोलक के आवर्तकाल के बराबर है। तो इसको क्या माना गया है, S से O तक की जो टोटल दूरी है जो हमारे पास आया था L प्लस k²/l, इसको इस दृढ़ पिंड के आवर्तकाल के समान आवर्तकाल वाले सरल लोलक की लंबाई के बराबर यानी कि तुल्य सरल लोलक के तुल्य लंबाई माना गया है। इसको क्या माना गया है, सरल लोलक के तुल्य लंबाई। ठीक है, ये सारा का सारा लिखा हुआ सही दिख रहा है ना, ठीक है जी।
तो एक बात तो ये हो गई यहाँ पे, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं पूरे के पूरे दृढ़ पिंड को, ठीक है। दृढ़ पिंड को उल्टा कर देता हूं का मतलब इस बार मैंने O से लटका दिया, और ये कौन है, यही वाला दृढ़ पिंड है भाई, सब ध्यान रहे। ये कौन है, ये सेंटर ऑफ मास है C, ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन हो गया O, यहां से मैंने निलंबित कर दिया था इसलिए इसको बोल रहा हूं S डैश, और अब ये जो पॉइंट था ना S, उसको मैं बोल रहा हूं O डैश, नया दोलन बिंदु, या इसको भी बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोल रहे, ठीक है। मैंने तो क्या किया, सीधे सीधे इसको उल्टा किया, और उल्टा किया करके जहां से ये दोलन बिंदु गुजरा था उस जगह से एक अक्ष गुजारी और अब उसके सापेक्ष दोलन करा रहा हूं। तो आपके पास ये जो दूरी थी, ये कितनी थी साहब, ये दूरी आपके पास थी k²/L, राइट, जिसको मैं यहां पे बोलूंगा L डैश। तो अब आपके पास L डैश की वैल्यू आ गई k²/L। तो अब मैं यहां पे निकालूंगा इसके लिए नया k²/L डैश, ठीक है। k²/L डैश की वैल्यू जब निकालोगे तो कितनी आएगी, k² को एज इट इज लिखोगे, L डैश की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, k²/L। तो आपके पास k²/L डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, L आ जाएगी। यानी कि ये दूरी तो आपके पास हो जाएगी कितनी, k²/L डैश, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, L के इक्वल। और L डैश प्लस k²/L डैश को जब योग करोगे तो L डैश की जगह कौन आ रहा है, k²/L, और k²/L डैश की वैल्यू कितनी आ गई, L। तो यानी कि ये अभी भी L0 के इक्वल है कि नहीं है, ये सुनो, नहीं समझे आप। मैंने इस पूरे के पूरे दृढ़ पिंड को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जहां से जिसको हम निलंबन बिंदु कह रहे थे, इस पूरे दृढ़ पिंड को मैंने कहां से दोलन कराया, O से दोलन कराया, निलंबन जो दोलन बिंदु था वहां से दोलन कराया, उसको सापेक्ष निलंबित करके। तो द्रव्यमान केंद्र से इस बिंदु की दूरी तो कितनी होगी थी, k²/L थी, ठीक है, जिसको मैंने L डैश बोला। तो यहां पे इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t = 2π √ में L0/G। तो यहाँ पे t = हो जाएगा 2π √ में L डैश प्लस k²/L डैश अपॉन G, जिसकी वैल्यू इस पूरे की वैल्यू इसके इक्वल ही आ रही है, यानी कि 2π √ में k²/L प्लस L अपॉन G के इक्वल। यानी कि दोनों केसेस में टाइम पीरियड क्या आ रहा है, सेम। जब बिंदु S से निलंबित किया था और O दोलन बिंदु था, तब टाइम पीरियड आ रहा था t1 = 2π √ में L प्लस k²/L अपॉन G। और अब जब O से निलंबित किया गया है तब ये हो गया इसका S, इसका हो गया दोलन बिंदु, तो इसको आपने नाम दे दिया O डैश। इस समय पे आवर्तकाल आ रहा है t2 = 2π √ में k²/L प्लस L अपॉन G, ये वाला, इसको आप यहां पे क्या बोल रहे हैं, t2 बोल रहे हैं। और आप क्या देख रहे हैं, t1 = t2, यानी कि दोनों स्थितियों में आवर्तकाल का मान समान है, हाँ या ना, नहीं समझे, वापस से करते हैं। हमने अभी क्वेश्चन किया था रॉड वाला, ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसको आपने यहां से निलंबित किया तो बिंदु हो गया S1, और यहां पे जब ये S1 था तो इसका निलंबन बिंदु की द्रव्यमान केंद्र से दूरी थी स्मॉल l = L/2, क्योंकि छड़ की लंबाई आपने कितनी ली थी, टोटल L, ठीक है। उस समय पे k²/L कितना आया था, चेक करो, k² की वैल्यू थी आपके पास L²/12 और L की वैल्यू थी आपके पास L/2, तो इससे आ गया था L/6। और इस केस में आवर्तकाल कितना आया था, 2π √ में L प्लस k²/L अपॉन G = 2π √ में L की वैल्यू L/2, k²/L की वैल्यू L/6 अपॉन G। और जब इसको फाइनली सॉल्व किया था तो कितना आया था, 2π √ में 2L/3G। बोलो हाँ या ना,
ठीक है, अब इसको उल्टा कर रहे हैं, यानी कि ये l/6 दूरी पर, यहां पे कितनी दूरी पर, l/6 दूरी पर कौन था, k²/l था, ये k²/l, राइट। तो इसका मतलब ये कौन था, दोलन बिंदु था, और ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी थी वो l0 थी, वो सरल लोलक के तुल्य लंबाई थी। ये सुनो, अब उल्टा कर रहे हैं। अब मैं इस छड़ को, छड़ वही है, निलंबित कर रहा हूं l/6 दूरी से, निलंबित कर रहा हूं l/6 दूरी से। तो जो यहां पे दोलन बिंदु था, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन था, O था, वो यहां पर आ गया। ये अभी भी सेंटर ऑफ मास है, बट इस बार दोलन बिंदु जो S था वो हो गया। इसको आप S1 कह रहे थे तो इसको दोलन बिंदु O1 कह दो, और इसको द्रव्यमान केंद्र, ये था द्रव्यमान केंद्र जिसको C कह दो, ठीक है। अब उल्टा कर दिया, ये जो O1 था वो हो गया S2, दूसरा निलंबन बिंदु, और ये जो है ये पहले क्या था, निलंबन बिंदु S1 था, जिसको अब मैं क्या कह रहा हूं, O2, इस स्थिति में दोलन बिंदु, ठीक है। जरा चेक करो, ये अगर स्मॉल l है तो ये कौन होना चाहिए, k²/l। मैं यहां पर k² की वैल्यू चेक करूंगा, राइट। बता दो जो बताना है, कोई दिक्कत नहीं। अपर्चर है, शटर स्पीड, हाँ ठीक है, हाँ चालू, ये चलने दो। हाँ, तो ये k²/l की वैल्यू निकाल रहे हैं। k² छड़ के लिए द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़त्वा गुण होता है ml²/12। तो गुणन त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब जड़त्वा गुण को लिखेंगे m k², जिसकी वैल्यू है m l²/12। तो उससे k² की वैल्यू आपके पास क्या आनी है, l²/12। तो आप यहां पे लिखेंगे l²/12, और स्मॉल l इस बार कितना लिया है आपने, l/6, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से l/6 दूरी पर निलंबित कर दिया है, राइट। तो आपने इसको क्या लिख दिया, l/6। जरा कैंसिल करके चेक करना कितना आएगा, k² स्मॉल l इज इक्वल्स टू l/2। बोलिए हाँ या ना। तो अगर आपने l/6 से निलंबित किया है दूरी से, तो दोलन बिंदु कितनी दूरी पे पहुंच गया, l/2 दूरी पर पहुंच गया। कितनी दूरी पे पहुंच गया, l/2 दूरी पर पहुंच गया। और इसकी सरल लोलक के तुल्य लंबाई l0 को क्या लिखोगे, l', इसको l' बोलो, तो ये हो जाएगा k²/l', राइट। तो आपने बोला k²/l', l' की वैल्यू थी l/6 इस बार, तो k²/l' आपके पास आया था l/2। तो l0 की वैल्यू अभी भी कितनी आई, वही 12/3। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट में l0 बाय g, जिससे आपके पास टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट में 2l/3g। पहले जब एक सिरे से निलंबित किया था तो स्मॉल l था l/2, और आवर्तकाल आया था t1 बराबर 2 पाई अंडर रूट में 2l/3g। इस बार l/6 दूरी से निलंबित किया है तो स्मॉल l' की वैल्यू कितनी होगी, l/6, k²/l' की वैल्यू हो गई l/2, और सरल लोलक के तुल्य लंबाई कितनी हो गई, 2l/3, और टाइम पीरियड कितना आ गया, इसको बोल देता हूं t2। दोनों केसेस में आपने क्या देखा, t1 बराबर t2, हाँ या ना। मैं क्या समझा, मुझे यह समझ में आया कि इस पूरी छड़ पर जिसकी लंबाई l है, इस छड़ को एक सिरे से S1 के सापेक्ष निलंबित किया जाए तो दोलन बिंदु आएगा O1 l/6 दूरी पर, और अगर इस तरफ l/6 दूरी से निलंबित किया जाए तो दोलन बिंदु आएगा O2 कितनी दूरी पर, l/2 दूरी पे, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र से l/6 दूरी पर, द्रव्यमान केंद्र से l/2 दूरी पर S1, l/6 दूरी पर S2, तो
L/6 दूरी पर O1 और L/2 दूरी पर O2, और दोनों स्थितियों में L0 बराबर पहले केस में L/2 प्लस L/6 और दूसरे केस में L/6 प्लस L/2, यानी कि 2L/3 होगा। तो आवर्तकाल क्या रहेंगे? समान। तो आवर्तकाल समान होंगे। और मैं इसका उल्टा कर दूं कि O2 से दोलन निलंबित कर दूं, उल्टा करके O2 से निलंबित कर दूं, तो दोलन बिंदु कहां आएगा? यहां पे। इसको आप क्या कह रहे थे? S2। ठीक है, O2 अगर निलंबन बिंदु हो जाएगा तो S2 इसका दोलन बिंदु हो जाएगा, और O1 अगर निलंबन बिंदु हो जाएगा तो S1 इसका दोलन बिंदु हो जाएगा। और उन दोनों स्थितियों में भी आवर्तकाल क्या रहेंगे? समान रहेंगे। O1 से निलंबित करने पर S1 दोलन बिंदु, और O2 से निलंबित करने पर S2 दोलन बिंदु हो जाएगा, है ना। और इन दोनों स्थितियों में भी आवर्तकाल T3 और T4 क्या रहेंगे? समान रहेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, क्या समझ में आया? इस क्षण पे मेरे को ऐसे 4 बिंदु मिल गए हैं। S1 से निलंबित करो चाहे S2 से निलंबित करो, आवर्तकाल समान रहेंगे। O2 से निलंबित करो चाहे O1 से निलंबित करो, आवर्तकाल समान रहेंगे। यानी कि इस क्षण पे मेरे को 4 ऐसे बिंदु प्राप्त हुए जिनके लिए आवर्तकाल का मान समान है। फिर से आओ, ये निलंबन बिंदु S1, ये द्रव्यमान केंद्र OC, और ये दोलन बिंदु O1, ये दूरी L, तो ये दूरी k²L, और अगर जितनी दूरी पर ये O1 है द्रव्यमान केंद्र से, उतनी दूरी पर यहां पर एक और निलंबन बिंदु ले लो, कौन सा? S2, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? k²L। तो इसका दोलन बिंदु इस तरफ होगा, कौन सा? O2, जिसकी दूरी कितनी हो जाएगी? L। और दोनों स्थिति में आवर्तकाल क्या रहेंगे? समान। और इस पूरे दृढ़पिंड को उल्टा कर दिया जाए, अब मैं O2 से दोलन निलंबित करूं तो द्रव्यमान केंद्र की दूरी L, और इसका दोलन बिंदु कौन हो जाएगा? O2, ये S2, ठीक है, जिसकी दूरी होगी k²L। और अगर O1 से निलंबित करूं तो इसकी दूरी द्रव्यमान केंद्र से कितनी हो जाएगी? k²L, और इसका दोलन बिंदु होगा S1, जिसकी दूरी होगी L। और इन चारों स्थितियों में आवर्तकाल क्या रहेगा? समान। T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4। फिर से बोलूं, T1 बोल रहा हूं जब S1 के सापेक्ष निलंबित किया जाए, T फॉर S1 निलंबन बिंदु, T फॉर S2 निलंबन बिंदु, T फॉर O1 निलंबन बिंदु, T4 जब O2 को निलंबन बिंदु की बनाया जाए। और सभी स्थिति में आवर्तकाल कितना रहेगा? 2 पाई अंडर रूट में L प्लस k²L अपॉन G। हाँ या ना? ये बात सबके समझ में आ गई? फिर से समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। इसके लिए मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं। इस तरफ इसको मैं बोल रहा हूं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जैसे जैसे दृढ़पिंड पर दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आवर्तकाल के लिए क्या होगा? यदि सेंटर ऑफ मास से घूर्णन अक्ष पारित हो, सेंटर ऑफ मास से अगर घूर्णन अक्ष पारित होगी तो स्मॉल l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि स्मॉल l कौन है? निलंबन बिंदु की द्रव्यमान केंद्र से दूरी। तो द्रव्यमान केंद्र खुद ही निलंबन बिंदु हो जाएगा, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 0। तो उसके लिए k²L की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? k²0 यानी कि अनंत। तो उसके लिए आवर्तकाल क्या होगा जी? आप ही सोचना, 2 पाई अंडर रूट में L प्लस k²L अपॉन G। ये पूरा अनंत हो गया तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? अनंत। यानी कि द्रव्यमान केंद्र से पारित अगर कोई अक्ष हो रही हो तो उसके लिए आवर्तकाल इस अक्ष पे ले रहे हैं, y एक्सिस पे, आवर्तकाल कितना हो जाएगा? अनंत। अनंत तक पहुंचेगा, राइट। और जैसे जैसे द्रव्यमान केंद्र से निलंबन बिंदु की दूरी बढ़ाऊंगा
ठीक है, तो स्मॉल एल तो बढ़ेगा पर के स्क्वायर बाय एल घटेगा, और स्मॉल एल प्लस के स्क्वायर बाय एल की वैल्यू पहले घटेगी। नहीं समझे? समझाता हूं। आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? स्मॉल एल प्लस के स्क्वायर बाय एल की, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, अंडर रूट एल का होल स्क्वायर प्लस के बाय अंडर रूट एल का होल स्क्वायर। इसको फिर से लिख रहा हूं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मैं इसको कैसे लिखूंगा? रूट एल का होल स्क्वायर प्लस के बाय रूट एल का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि रूट एल इंटू बी के बाय रूट एल। रूट एल कट जाते तो क्या बचता है? 2k। आपने 2k को घटाया है तो 2k जोड़ना भी पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे? 2 रूट एल प्लस इंटू के बाय रूट एल। इसको तो फिलहाल छोड़ो, इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? रूट एल माइनस के बाय रूट एल का होल स्क्वायर प्लस रूट एल यहां पे कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? ओनली 2k। ये किसकी वैल्यू आई? l प्लस के स्क्वायर बाय एल। और अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये स्क्वायर वाली वैल्यू मिनिमम होगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब इसका मान 0 हो। किसी भी राशि के वर्ग का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। तो इसको 0 होना पड़ेगा। उसके लिए रूट एल माइनस के बाय रूट एल की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 0। और ये इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू है। इसको 0 होने के लिए क्या लिखेंगे? रूट एल इक्वल्स टू के बाय रूट एल, यानी कि जब एल इक्वल्स टू के हो जाएगा तब एल प्लस के स्क्वायर बाय एल की वैल्यू क्या होगी? न्यूनतम होगी। ये बात समझ में आ गई? समझो, यानी के निलंबन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र से निलंबन बिंदु की दूरी L बढ़ेगी तो कभी न कभी ये L इक्वल टू किसके हो जाएगा? के। जिस समय ये L के इक्वल हो जाएगा उस समय देखना के स्क्वायर बाय एल की वैल्यू कितनी होगी? के स्क्वायर और एल की वैल्यू क्या लिखोगे? के। तो ये कितना हो जाएगा? के। एल की वैल्यू भी के इक्वल और के स्क्वायर बाय एल की वैल्यू भी के इक्वल, यानी कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बाय एल होगा। और इस स्थिति में एल प्लस के स्क्वायर बाय एल की वैल्यू क्या होगी? न्यूनतम होगी। और ये वैल्यू भी न्यूनतम होगी तो आवर्तकाल भी क्या होगा? न्यूनतम होगा। और मैं इधर क्या समझा रहा हूं कि जैसे जैसे द्रव्यमान केंद्र से निलंबन बिंदु की दूरी बढ़ेगी तो ये न्यूनतम की तरफ पहुंचेगा। जब द्रव्यमान केंद्र से पारित कर रहे थे तो आवर्तकाल कितना था? अनंत। फिर ये लगातार आवर्तकाल घटते कहां पहुंच जाएगा? अपने न्यूनतम आवर्तकाल तक। और फिर दूरी को और ज्यादा बढ़ाया जाए तो ये आवर्तकाल फिर से बढ़ने लगेगा। क्या समझे? फिर से बोलता हूं, जब एल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र से निलंबन बिंदु की दूरी बढ़ाने पर पहले तो L प्लस के स्क्वायर बाय एल की वैल्यू घटेगी। फिर जब L इक्वल्स टू के स्क्वायर बाय एल यानी कि L बराबर के होगा तब L प्लस के स्क्वायर बाय एल की वैल्यू न्यूनतम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसको भी L लिखो तो 2L लिख सकते हो, और इस दोनों की इक्वल L की वैल्यू किसके इक्वल है? के इक्वल, तो उसको 2K भी लिख सकते हो। ठीक है जी। और उस समय पे जब L प्लस के स्क्वायर बाय एल की वैल्यू न्यूनतम होगी उस समय पे उस दृढ़ पिंड का आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। और न्यूनतम आवर्तकाल कितना हो जाएगा? टी मिनिमम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में एल को भी क्या लिख रहे हैं? के। और के स्क्वायर बाय एल को भी क्या लिख रहे हैं? के अपॉन जी। यस, तो मिनिमम आवर्तकाल कितना होगा? आप उसको लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट में 2k अपॉन जी। आवर्तकाल न्यूनतम हो जाएगा। और फिर
L का मान और अधिक बढ़ाया जाए, L इक्वल्स टू K से भी अधिक बढ़ाया जाए, बढ़ाएं। देखो एक बात समझो, किसी निश्चित मान पर किसी राशि का मान न्यूनतम है, तो यानी कि उस निश्चित मान तक पहुंचते हुए मान घट रहा है और उस निश्चित राशि के बाद मान वापस से बढ़ रहा है, तो यानी कि k स्क्वायर बाय L प्लस L की जो वैल्यू होगी वो वापस से बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी फिर से बढ़ेगा, यानी कि पहले आवर्तकाल घटकर न्यूनतम मान प्राप्त करेगा। कब होगा न्यूनतम? जहां पर L बराबर k होगा, और जैसे जैसे L का मान और बढ़ेगा वैसे वैसे आवर्तकाल फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? ये आ रहा है ना? ओके। दूसरी बात, ये तो हमने क्या किया, द्रव्यमान केंद्र से एक तरफ गए, द्रव्यमान केंद्र से इधर भी तो आना बनता है। अगर द्रव्यमान केंद्र से इस तरफ बात करोगे तो जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आवर्तकाल पहले बढ़ेगा, और फिर वापस से जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आवर्तकाल पहले घटेगा, फिर आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, और इस जगह पर आवर्तकाल क्या होगा? मिनिमम। ये मिनिमम न्यूनतम आवर्तकाल, और ये कब होगा? जब L का मान किसके इक्वल होगा? K के इक्वल होगा। हाँ या ना? वापस से बताऊं, इधर आवर्तकाल ले रहे हैं, इधर दूरी ले रहे हैं। किससे दूरी ले रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र से। द्रव्यमान केंद्र से निलंबित किया जाता आवर्तकाल अनंत। जैसे जैसे L का मान बढ़ेगा वैसे वैसे पहले आवर्तकाल घटेगा फिर बढ़ेगा। ये न्यूनतम आवर्तकाल T मिनिमम, राइट। फिर L इक्वल्स टू K से ज्यादा अगर L का मान बढ़ाए तो आवर्तकाल फिर से बढ़ेगा। इसी तरह से इस तरफ बात करो, द्रव्यमान केंद्र के उधर और द्रव्यमान केंद्र के इधर, द्रव्यमान केंद्र के इधर भी अगर L का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आवर्तकाल पहले घटेगा फिर वापस से बढ़ेगा। कहां पे न्यूनतम होगा? जहां पे L का मान K के बराबर होगा। ये किसका ग्राफ बन गया? ये आवर्तकाल और निलंबन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी के मध्य वक्र। बोलो बात समझ में आई? अब इस ग्राफ में भी कुछ बातें हैं। अगर मैं इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, इस लाइन का क्या मतलब हो गया कि इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर चारों पर आवर्तकाल का मान क्या है? समान है। अगर ये निलंबन बिंदु S1 है तो ये दोलन बिंदु O1 है, और ये निलंबन बिंदु S2 है तो ये दोलन बिंदु O2 है। सभी स्थिति में आवर्तकाल का मान समान है, और सभी स्थिति में आवर्तकाल का मान समान है। इसका क्या मतलब हुआ? S1 व S2 से निलंबित करने पर O1 व O2 दोलन बिंदु हैं। यस, और अगर O1 व O2 से निलंबित किया जाए, निलंबित करने पर S1 व S2 दोलन बिंदु हैं, परंतु सभी स्थितियों में आवर्तकाल समान रहेगा, क्योंकि L प्लस K स्क्वायर बाय L का मान समान रहेगा। बोलो ये बात सबको क्लियर? ठीक है जी। हाँ जी, दूसरी बात सुनो भाई, ये पर न्यूनतम आवर्तकाल वाली स्थिति में देखें तो इस पूरे दृढ़पिंड पर ऐसे दो ही बिंदु मिले जिनके लिए आवर्तकाल का मान समान है। ठीक है, तो फॉर T मिनिमम, जब उस दृढ़पिंड का आवर्तकाल न्यूनतम है तो ऐसे दो ही बिंदु प्राप्त होंगे। कौन कौन से? पहला बिंदु द्रव्यमान केंद्र से एक और L बराबर K दूरी पर, और दूसरा बिंदु द्रव्यमान केंद्र से दूसरी और L बराबर K दूरी पर। और इन दोनों स्थितियों में भी आवर्तकाल क्या रहेगा? T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T मिनिमम, और T मिनिमम अभी पर कैलकुलेट किया था, कितना था?
2 पाई अंडर रूट में 2k बाई जी कह दो, या इसको 2 पाई अंडर रूट में 2l बाय जी कह दो। बोलो जी, ये बात सबको क्लियर है? एक छोटे से क्वेश्चन के साथ इस बात को समझते हैं। वृत्ताकार चक्ति है जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। इसको एक सिरे से इसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु से निलंबित किया और दोलन कराया, तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दोलन बिंदु कहां प्राप्त होगा? तीसरा बिंदु, व्यास पर कौन कौन से और चौथा क्वेश्चन, टी मिनिमम भी ज्ञात करो। टी मिनिमम ज्ञात करो एवं उस बिंदु की स्थिति भी न्यूनतम आवर्तकाल भी ज्ञात करना है और उस बिंदु की स्थिति भी ज्ञात करनी है जिससे निलंबित कराने पर आवर्तकाल न्यूनतम प्राप्त होता है। राइट? तो 4 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहली बात, ये इसका क्या हो गया? द्रव्यमान केंद्र। तो इस केस में वैसे ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो चक्ति वाला अभी थोड़ी देर पहले किया था, जब इस टॉपिक शुरू किया था आवर्तकाल निकालने के लिए। राइट? चलो, पर अब इस तरीके से कर रहे हैं। एल की वैल्यू त्रिज्या के बराबर, तो k स्क्वायर बाय एल की वैल्यू k स्क्वायर। चक्ति के केस में आप क्या लिखते हैं? I बराबर mk स्क्वायर बराबर m r स्क्वायर बाय 2। इस चक्ति का द्रव्यमान केंद्र से पारित व तल के लंबवत यानी कि ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण कितना होता है? m r स्क्वायर बाय 2। तो उससे k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? r स्क्वायर बाय 2। लिखो यहां पे k स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे? r स्क्वायर बाय 2। और l की वैल्यू क्या लिखोगे? r। कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा? r बाय 2। यस, आपके पास l है, आपके पास k स्क्वायर बाय l है। तो इस स्थिति में आप सिंपल पेंडुलम के तुल्य लंबाई याद करोगे कितनी? L प्लस k स्क्वायर बाय L, L की वैल्यू R, k स्क्वायर की और k स्क्वायर बाय L की वैल्यू R बाय 2। तो आपके पास L नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा 3R बाय 2। और इस केस में आवर्तकाल कितना प्राप्त होगा? 2 पाई अंडर रूट में L प्लस k स्क्वायर बाय L अपॉन G। तो आपके पास आवर्तकाल आएगा 2 पाई अंडर रूट में L की वैल्यू R, k स्क्वायर बाय L की वैल्यू कितनी? L बाय k की वैल्यू L की वैल्यू कितनी आई थी? R। और k स्क्वायर बाय L की वैल्यू कितनी आई? R बाय 2 अपॉन G। ये हो जाएगा 3R बाय 2। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट में 3R बाय 2G। पहली बात तो ये प्राप्त हो गई। ठीक? दूसरी बात, ये वृत्ताकार चक्ति थी जिसको जब आपने यहां से निलंबित किया था तो दोलन बिंदु यहां पे मिला था R बाय 2 दूरी पर। इसको निलंबन बिंदु S1 कहो, इसको दोलन बिंदु O1 कहो। अगर इस द्रव्यमान केंद्र से यहां पे R बाय 2 दूरी पर एक और निलंबन बिंदु होता S2, तो आपने क्या कहा? स्मॉल l इक्वल टू इस बार कितना ले लिया? R बाय 2। तो k स्क्वायर बाय L की वैल्यू कितनी आएगी? जरा वो चेक करो। हाँ जी, k स्क्वायर की वैल्यू वृत्ताकार चक्ति की के लिए ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष कितनी थी? R स्क्वायर बाय 2। और L की वैल्यू आपने के लिए R बाय 2। कैंसिल किया तो कितना बचा? R। तो L नॉट यानी कि L प्लस k स्क्वायर बाय L की वैल्यू कितनी आई? R बाय 2 प्लस R, यानी कि L नॉट इक्वल टू कितना आ गया जी? 3R बाय 2। तो टाइम पीरियड फिर से क्या प्राप्त होगा? 2 पाई अंडर रूट में L नॉट की वैल्यू 3R बाय 2 और अपॉन कौन है? G। सेम टाइम पीरियड आ गया। ओहो, S1 के सापेक्ष निलंबित कराया जाए तो दोलन बिंदु O1 R बाय 2 दूरी पर, S2 पे के सापेक्ष निलंबित कराया जाए तो ये तो हो गया स्मॉल l, तो k स्क्वायर बाय l कितना आया था? R। तो ये हो गया इसका दोलन बिंदु O2। और दोनों स्थिति में आवर्तकाल समान है और चक्ति को ऐसे कैसे उल्टा घुमा दिया जाए तो O1 यहां पहुंच जाएगा, O2 यहां पहुंच जाएगा और उनके निलंबन बिंदु क्या हो जाएंगे? S2 और S1। हाँ या ना? तो कौन कितनी कितनी दूरी पर? पहला बिंदु R दूरी पर
दूसरा निलंबन बिंदु r/2 दूरी पर, तीसरा निलंबन बिंदु -r/2 दूरी पर, और चौथा निलंबन बिंदु -r दूरी पे। माइनस इसलिए बताया है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, और इन सबके से संबंधित आवर्तकाल क्या, T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4 बराबर 2 पाई अंडर रूट में 3r/2g होगा। ये सुनो, चारों बिंदुओं की स्थिति मिल गई। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? नंबर 1 की आवर्तकाल ज्ञात करो। नंबर 2, दोलन बिंदु कहां प्राप्त होगा, कहां पे प्राप्त होगा दोलन बिंदु, इधर r/2 दूरी पर। तीसरा, व्यास पर कौन कौन से ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जिनके सापेक्ष आवर्तकाल समान प्राप्त होगा? कौन से 4 बिंदु, कौन कौन से? S1 r दूरी पर, S2 r/2 दूरी पर, तो और उनके निलंबन बिंदु कौन कौन प्राप्त हुए? O1 और O2, वो भी r/2 और r दूरी पर। तो ये 4 बिंदु हो गए क्या? यस। चौथा प्रश्न, न्यूनतम आवर्तकाल ज्ञात करो। फॉर T मिनिमम, L किसके इक्वल होना चाहिए? K के इक्वल। और वृत्ताकार चक्ति के लिए आपने पढ़ा था k² = r²/2, तो k = कितना हो जाएगा? r/√2, यानी कि कितनी वाली दूरी पर होना चाहिए? r/√2 दूरी पर निलंबन बिंदु होना चाहिए। तो ये वृत्ताकार चक्ति, ये द्रव्यमान केंद्र, और द्रव्यमान केंद्र से r/√2 दूरी से निलंबित किया जाए इधर, तो इसका दोलन बिंदु किधर होगा? इस तरफ भी इसका दोलन बिंदु k²/L। जरा निकाल लो यार, k²/L भी निकाल लो। k²/L, k² r²/2, L r/√2, कैंसिल करो, क्या आया? r/√2। तो ये भी इधर कहां पे प्राप्त हुआ? r/√2 पे, आया ना। और जब L बराबर K होता है तो आवर्तकाल क्या होता है? न्यूनतम। और न्यूनतम आवर्तकाल कितना सीखा था जी आपने? T मिनिमम = 2 पाई अंडर रूट में 2k/g। तो T मिनिमम = 2 पाई अंडर रूट में 2, k की वैल्यू r/√2/g, √2 से 2 कैंसिल किया तो √2 आ जाएगा। तो मिनिमम टाइम पीरियड इन दिस केस इज 2 पाई √2r/g। बोलिए, इज दैट ओके? बात क्लियर है?